नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मैं हूं आपके साथ मगन सर। आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है उस परीक्षा के लिए कौन कौन सी सामान्य चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इस परीक्षा में बैठने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये परीक्षा जो है 2 स्तरों पे होती है, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पे, और दोनों स्तरों के लिए जो योग्यता है वो समान ही है। यहाँ इस परीक्षा के लिए कुछ बिंदु मैंने पहले से ही लिख रखे हैं यहाँ पे। उस बिंदु पे ही आज हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे बिंदु को मैं पढ़ देता हूँ बारी बारी से। पहला बिंदु है हमारा उम्र, दूसरा योग्यता, तीसरा पासिंग मार्क्स, चौथा परीक्षा तिथि, पाँचवा पाठ्यक्रम। तो इन 5 बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इस परीक्षा में हमको बैठने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अंत में मैं पाठ्यक्रम भी आपसे शेयर करूंगा ताकि हम लोग ये जान सकें कि किस विषय के अंतर्गत कितने क्षेत्र से हमको प्रश्न आएंगे। तो आइए सबसे पहले बिंदु पे हम लोग बात करते हैं। जैसे ये पहला बिंदु है हमारा उम्र। तो प्रश्न ये है कि उम्र कितनी होनी चाहिए इस परीक्षा में बैठने के लिए। तो उम्र जो है वो है 18 से 35 वर्ष। 18 से 35 वर्ष 18 से 35 वर्ष के बीच के जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। दूसरा हमारा है योग्यता। तो आप जानते ही हैं, फिर भी मैं एक थोड़ी सी सामान्य चर्चा कर देता हूँ इस पे। योग्यता आपको स्नातक होना चाहिए, प्लस जो एजुकेशन से संबंधित तमाम कोर्स हैं, बीएड है, डीएड है, डीएलएड है जिसको पहले हम लोग बीटीसी कहते थे, या फिर बीएड के जो अभ्यर्थी हैं हमारे, बीएड जिन्होंने क्लियर कर लिया है वो भी इसमें बैठ सकते हैं। तो इसमें मैं इसको लिख देता हूँ, इसमें स्नातक आपको होना चाहिए, प्लस जो तमाम एजुकेशनल कोर्स हैं जैसे बीएड हो गया, डीएड हो गया, आपका डीएलएड हो गया, या बीटीसी है, बीटीसी इसी को, ये पहले बीटीसी था अब डीएलएड हो चुका है। इसमें एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, आप जानते होंगे, तो उन लोगों ने जो है दूरस्थ बीटीसी के माध्यम से उन्होंने अपना बीटीसी कंप्लीट किया था, तो वो भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब जो अगला पॉइंट हमारा है पासिंग मार्क्स। तो इसमें भी सामान्य कैटेगरी के जो हमारे अभ्यर्थी हैं, सामान्य, इनको 60% अंक लाने होंगे, यानी इनको 150 में से 90 मार्क्स। और जो SC ST OBC है, इसी में मैं कर देता हूँ SC ST OBC, इनको 55% चाहिए, यानी 150 में से इनको चाहिए 150 में से 82 अंक लिख देता हूँ। 150 में से 82 अंक इनको चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि इस परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। इसके बाद आता है परीक्षा तिथि। तो परीक्षा तिथि के बारे में अभी संशय बना हुआ है, चूँकि इस समय कोविड-19 की वजह से तमाम परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। लेकिन अभी आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9 अगस्त 2021 को, तो अभी तक परीक्षा तिथि नहीं पता चल पाई है। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है तमाम स्रोतों से कि परीक्षा तिथि जल्दी ही घोषित कर दी जाएगी। तो आप तैयारी करते रहिए, परीक्षा तिथि तो आ ही जाएगी। और एक चीज़ मैं इसमें और कहना चाहूँगा कि परीक्षा तिथि आने के बाद से तैयारी शुरू करें, इससे अच्छा है कि तैयारी हम अभी से शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमको जानना ज़रूरी होता है। और जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है या कुछ महीने या कुछ
2 महीने की बात होती है और उसमें हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए अच्छा यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सके हम अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो जो अगला हमारा बिंदु है, ये शायद सुनने में ऐसा आ रहा है कि अक्टूबर में शायद परीक्षा ये हो सकती है, या फिर देखिए जैसा होता है, जो भी होगा तो मैं आपको वीडियो बना के उस बारे में बता दूंगा। अब जो है आखिरी जो हमारा पॉइंट है इसमें, ये है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के लिए मैं आपको बता दूं, ये 150 अंकों की परीक्षा होती है और उसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है। अब दूसरी चीज़ जो जानने वाली है हमको, कौन कौन से विषय होते हैं जिनके बारे में हमको जानना होता है और जिनसे हम परीक्षा देंगे। तो पहला होता है बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। ये आप स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, इसको देख सकते हैं। तो बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, फिर इसके बाद होता है हिंदी, गणित के बाद जो हमारा है एक सेलेक्टिव विषय होता है, संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, तो वो रहेगा। और आपके पास फिर पर्यावरण अध्ययन रहेगा। तो ये 5 विषय होते हैं हमारे पास टोटल, और इन प्रत्येक विषय जो होता है वो 30-30 अंक का होता है। इस तरह से 5 विषय मिला के हमारा 150 अंक होता है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं, उसी में हमको जवाब देना होता है। तो पाठ्यक्रम के लिए मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे लेके चलूँगा और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से बिंदु हैं जिस पे हमको विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। दोस्तों, तो पाठ्यक्रम हमारे सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा है परिशिष्ट 1 मार्गदर्शी सिद्धांत के नियम 7.4 का संलग्नक, यूपी-टीईटी पाठ्यक्रम की संरचना और विषय सूची। तो इसमें 1 से 5 के लिए दिया हुआ है और मेरा जो फोकस रहेगा प्राथमिक स्तर के लिए ही रहेगा, क्योंकि जो मैं क्लास शेयर करूंगा आपसे वो कक्षा 1 से 5 के लिए करूंगा, जो जिसके लिए परीक्षा होगी उसी का पाठ्यक्रम हम लोग देख रहे हैं। और इसमें भी विशेष करके हिंदी और गणित की मैं कक्षा आपसे शेयर करूंगा। हम लोग हिंदी और गणित साथ में पढ़ेंगे, तो हिंदी और गणित पे विशेष रूप से हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी इन 5 विषय में से सारे को देखते हैं कि इसमें कौन से क्षेत्र पे ज़्यादा हमको फोकस करने की ज़रूरत है और कौन चीज़ों को थोड़ा हम सरसरी निगाह से पढ़ेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो इसमें बाल विकास का अर्थ आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, भाषा का विकास, इसमें जो है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण। तो इसमें जो है ये बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जो वंशानुक्रम और वातावरण दिया हुआ है, इस पे हम लोग को विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। और बाल विकास का अर्थ आवश्यकता तथा क्षेत्र, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो ये जो इसके सारे पॉइंट हैं वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे थॉर्नडाइक हो गया, पावलोव, स्किनर, ये जो भी हैं, व्यवगास्की का, ये सारे हमको इनको देखना पड़ेगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, तो इसमें भी हमको सरसरी निगाह से देखते चलना है। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, खास करके समावेश के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्तियाँ, और समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने होती, आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। तो यहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आगे देखते हैं अधिगम और अध्यापन। तो इसमें से भी प्रश्न हमको आते हैं। बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे और क्यों असफल होते हैं। तो इन बिंदुओं को हम लोग को पढ़ना है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप एवं अधिगम के सामाजिक संदर्भ। तो इस पे हम लोग को फोकस करना है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये अनिवार्य विषय है हिंदी। तो इसमें क्या क्या आएगा ये इसकी क्लास में आपसे शेयर करूंगा। तो इस पे हम लोग को थोड़ा सा मैं ज़्यादा फोकस करूंगा ताकि हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। तो इसमें जो पहला बिंदु है वो है अपठित अनुच्छेद।
तो इससे प्रश्न दोस्तों आते हैं और इसके लिए कोई विशेष ये नहीं बताया जा सकता कि क्या आएगा कैसे आएगा, लेकिन हमको अपने बुद्धि से ही और विश्लेषणात्मक क्षमता से ही में जो प्रश्न होते हैं उनको हल करना होता है। तो इसमें जो आएगा अपठित अनुच्छेद, इससे प्रश्न आते हैं जो अनुच्छेद में विषय वस्तु होती है उसी के आधार पे प्रश्न पूछते हैं। तो ये हमको पढ़ते रहना है और ध्यान से पढ़ना है। हिंदी वर्णमाला ये महत्वपूर्ण है, स्वर तथा व्यंजन, इसको हमको ध्यान से देखना है और इसके बारे में जहाँ तक हो सके पूरी गहराई से पढ़ना है। अगला है वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारंपरिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श, स, श, ब, व, ढ, ड, ङ, क्ष, छ, ड़ तथा न की ध्वनियाँ। तो इस पे हम लोग को फोकस करने की ज़रूरत है। आगे है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वर, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, ये भी हम लोग को इसमें ध्यान देना है। अब आगे आते हैं, सारी चीज़ें हम लोग को सरसरी निगाह से देखनी है। जो विशेष फोकस करने की चीज़ है, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द, इसको हमको गहराई से पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम तद्भव, देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर। ये देशज और तत्सम तद्भव जो तथा देशज शब्द जो हैं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ, इससे दोस्तों प्रश्न आते हैं, तो इस पे हमको फोकस करने की ज़रूरत है। इसको गहराई से हम लोग पढ़ेंगे। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है वो स्वर संधि। तो इसके अंतर्गत जो आता है वो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों प्रकार की संधियों पे हमको विशेष रूप से फोकस करना है। वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं भी हमको देखते चलना है। और जो आगे इसमें ख बिंदु देके है भाषा विकास का अध्यापन, तो अधिगम और अर्जन भाषा अध्यापन के सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हमें पढ़ना चलता है। वो मैं आपको कवर करवाऊँगा, कहाँ से मिलेगी, कौन से जगह पे मिलेगा ये, और बाकी जो चीज़ें हैं इसको भी हमको सरसरी निगाह से देखते चलना है। अब ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके सामने, देखते चलते हैं। चूँकि पाठ्यक्रम हम लोग देख ही रहे हैं तो इन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। भाषा सेकेंड, इसमें इंग्लिश और उर्दू, अगला संस्कृत। तो ये तीनों भाषाओं में से हमें एक लेना पड़ेगा। हिंदी के साथ चाहें तो हम इंग्लिश कर सकते हैं या फिर संस्कृत या फिर उर्दू, जो भी हमारे सुविधानुसार सही लगे हमें, जिसको हमने पढ़ा हुआ है तो उसी को सेलेक्ट करेंगे हम लोग। वैसे हिंदी में अक्सर जो होता है वो संस्कृत या फिर इंग्लिश ही लोग सेलेक्ट करते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको। आगे का जो विषय हमारा वो है गणित, और गणित के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इसके विषय में मैं आपसे क्लास शेयर करूंगा, गणित और हिंदी की। तो गणित पे हम लोग का विशेष फोकस रहेगा। इसमें जो पहला बिंदु है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, तो ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग दे रहा है तो वो संख्याओं के अंतर्गत ही कवर हो जाता है। तो यदि संख्याएं और ये लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक यदि हम गहराई से पढ़ लेते हैं तो ये पॉइंट जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। ये दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसमें हमको बहुत ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसे सरसरी निगाह से हम लोग पढ़ेंगे, उसको जानते भी हैं। अगला जो पॉइंट है महत्वपूर्ण वो है प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे का जो है ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पृष्ठकोण, त्रिभुज तथा वृत्त, ये पॉइंट हम लोग को बढ़िया से कवर करना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। धन, रुपया, पैसा, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं माप, इससे बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये परिमिति, पेरीमीटर का ये बिंदु दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं। खास करके मैं एक बार और ले जाना चाहूँगा आपको, संख्याएं और लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक से लगभग मैं ये कहूँ कोई निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मेरा अनुभव है, जहाँ तक मुझे लगता है, इसमें से कभी कभी एलसीएम से 2 क्वेश्चन और संख्याओं से 3-3, 4-4 क्वेश्चन, यानी इन्हीं दोनों बिंदुओं से लगभग
5 से 6 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये बिंदु हमको, ये जो दोनों बिंदु हैं, इनको हमको बहुत गहराई से तैयार करना होगा। बाकी अन्य बिंदु भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों बिंदुओं पे हमारी नज़र होनी चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें कैलेंडर है, इससे एक क्वेश्चन आता है, इसलिए कैलेंडर में हमें तैयार करना है। कैलेंडर हम लोग पढ़ेंगे, कैलेंडर मैं आपको शेयर करूँगा कैलेंडर की क्लास, और उसमें कुछ शॉर्टकट हैं जो सबसे आसान तरीका होगा वो शेयर करेंगे, जिससे आप आसानी से उसको समझ सकें और परीक्षा हाल में उसको कर सकें। इसके बाद है आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल, आयत तथा वर्ग। देखिए, क्षेत्रफल से ऐसा नहीं होगा कि लंबाई चौड़ाई दे दिया और उसका क्षेत्रफल पूछ लिया। कोई न कोई कॉम्प्लेक्स वो करके आपसे पूछते हैं सवाल, तो हमको देखते रहना होगा इसको। रेलवे बस समय सारणी, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, यहाँ हमको सरसरी निगाह से देखते चलना है। आगे का जो है अध्यापन संबंधी मुद्दे, तो इसको मैं बिंदुओं को एक बार क्रम से पढ़ता हूँ। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। तो नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, इसको ये जो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण है, यहाँ पे हमको ज़रा सा फोकस करना होगा, इसको गहराई से पढ़ना होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी। इसके बाद जो हमारा है अगला सब्जेक्ट जो है, अगला विषय पर्यावरणीय अध्ययन, विज्ञान, इतिहास, भूगोल। तो इससे पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्य बिंदु हैं परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना। यहाँ से प्रश्न आते हैं भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार व यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। इससे भी प्रश्न आते हैं हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान। तो ये हमारा प्रदेश वाला जो सेक्शन है, इसको हमको ज़रा गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। चूँकि ये प्रदेश लेवल की परीक्षा है और जाहिर सी बात है कि बोर्ड अपने प्रदेश के बारे में हमारी अवेयरनेस क्या है, हमारी जानकारी कितनी है, वो जानना चाहेगा। तो यहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी आगे के पॉइंट जो है, जैसे नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। तो इन बिंदुओं को भी हमको देखते चलना है, उस हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे। अध्यापन संबंधी मुद्दे, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। तो इन सारे बिंदु आप देख सकते हैं। प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, और कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से पाठ्यक्रम दोस्तों हम लोगों ने देखा। इन 5 विषयों के जो 5 विषय है, प्रत्येक विषय के लिए 30-30 अंक होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आशा है कि आपको ये पाठ्यक्रम समझ में आया होगा और आप इसी पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, तो इस तरह से हमने पाठ्यक्रम के बारे में देखा, और मैं आशा करता हूं कि आपको वो समझ में आया होगा। और एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनमें से 2 विषय जो हैं, हिंदी और गणित, इनकी कक्षाएँ मैं आज से आपको शेयर करूँगा, और उसको हम लोग साथ में पढ़ सकेंगे। यदि वीडियो में और भी कुछ चीज़ें आप चाहते हैं, या स्टेट परीक्षा के बारे में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, तो हम बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से एक छोटी सी वीडियो बना के उस बारे में मैं आपको बता दूं। और एक चीज़ जो आपको ये बताने वाली है, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो तैयारी है वो आज ही से बिल्कुल इसी डेट से आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। और तिथि घोषित होने के बाद से हालांकि पर्याप्त समय दिया जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। वैसे शासन प्रशासन की मंशा है, जो भी उनकी इच्छा हो, जिस तरह से वो नियोजित करें परीक्षा को, वो उस तरह से करेंगे। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम जो है अपनी तैयारी वो प्रॉपर तरीके से अभी से शुरू कर दें, ताकि हमको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, और हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो हमारे विषय है, वो पूरी तरह से तैयार हो जाए, पूरे हो जाएँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करूँगा, और तब तक के लिए नमस्कार।